राधे राधे। मैं आर्यल मौर्य, कक्षा 8 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पाठ 15 एक स्त्री का पत्र नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पाठ 15 एक स्त्री का पत्र। इसके अंतर्गत पहले हम लोग सस्वर वाचन करेंगे। सस्वर वाचन के बाद महत्वपूर्ण पैराग्राफ की व्याख्या देखेंगे, फिर उसके बाद सारांश, फिर प्रश्न और अभ्यास देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ में बिंदु के माध्यम से नारी जीवन के सामाजिक बंधन, उसके शोषण और दर्द को मार्मिक ढंग से व्यक्त किया गया है। पूज्यवर, आज 15 साल हुए हमारे ब्याह को। हम तब से साथ ही रहे। अब तक चिट्ठी लिखने का मौका नहीं मिला। तुम्हारे घर की मंझली बहू जगन्नाथपुरी आई थी, तीर्थ करने आई, तो जाना कि दुनिया और भगवान के साथ मेरा एक और नाता भी है, इसलिए आज चिट्ठी लिखने का साहस कर रही हूँ। इसे मंझली बहू की चिट्ठी न समझना। वह दिन याद आता है जब तुम लोग मुझे देखने आए थे। मुझे 12वां साल लगा था। सुदूर गांव में हमारा घर था। पहुंचने में कितनी मुश्किल हुई तुम सबको। मेरे घर के लोग अवभगत करते करते हैरान हो गए। अवभगत का तात्पर्य होता है स्वागत। स्वागत करते करते विदाई की करुण धुन गूंज उठी। मैं मंझली बहू बनकर तुम्हारे घर आई। सभी औरतों ने नई दुल्हन को जांच परख कर देखा। सबको मानना पड़ा बहुत सुंदर है। मैं सुंदर हूँ या तो तुम लोग जल्दी भूल गए, पर मुझ में बुद्धि है। यह बात तुम लोग चाह कर भी ना भूल सके। माँ कहती थी औरतों के लिए तेज दिमाग भी एक बला है। लेकिन मैं क्या करूं? तुम लोगों ने उठते बैठते कहा यह बहुत तेज है। लोग बुरा भला कहते हैं तो कहते रहें। मैंने सब माफ कर दिया। मैं छुप छुप कर कविता लिखती थी। कविताएं थी तो मामूली, लेकिन उनमें मेरी अपनी आवाज़ थी। वह कविताएं तुम्हारे रीत रिवाजों के बंधनों से आज़ाद थी। मेरी नन्ही बेटी को छीनने के लिए मौत मेरे बहुत पास आई। उसे ले गई पर मुझे छोड़ गई। माँ बनने का दर्द मैंने उठाया, पर माँ कहलाने का सुख न पा सकी। इस हादसे को भी पार किया। फिर से जुट गई रोजमर्रा के काम काज में। गाय भैंस सानी पानी में लग गई। तुम्हारे घर का माहौल रूखा और घुटन भरा था। यह गाय भैंस ही मुझे अपने से लगते थे। इसी तरह शायद जीवन बीत जाता। आज का यह पत्र लिखा ही नहीं जाता, लेकिन अचानक मेरी गृहस्थी में जिंदगी का एक बीज आ गिरा। यह बीज जड़ पकड़ने लगा और गृहस्थी की पकड़ ढीली होने लगी। जेठानी जी की बहन बिंदु अपनी माँ के गुजरने पर हमारे घर आ गई। मैंने देखा तुम सभी परेशान थे। जेठानी जी के पीहर की लड़की न रूपवती न धनवती। जेठानी दीदी इस समस्या को लेकर उलझ गई। एक तरफ बहन का प्यार तो एक तरफ ससुराल की नाराजगी। अनाथ लड़की के साथ ऐसा रूखा बर्ताव होते देख मुझसे रहा न गया। मैंने बिंदु को अपने पास जगह दी। जेठानी दीदी ने चैन की सांस ली। गलती का बोझ मुझ पर आ पड़ा। पहले मेरा स्नेह पाकर बिंदु सकचाती थी, पर धीरे धीरे वह मुझे बहुत प्यार करने लगी। बिंदु ने प्रेम का विशाल सागर मुझ पर उड़ेल दिया। मुझे कोई इतना प्यार और सम्मान दे सकेगा यह मैंने सोचा भी न था। बिंदु को जो प्यार दुलार मुझसे मिला वह तुम लोगों को फूटी आंखों न सुहाया।
याद आता है वह दिन जब बाजूबंद गायब हुआ। बिंदु पर चोरी का इल्जाम लगाने में तुम लोगों को पल भर की झिझक न हुई। बिंदु के बदन पर जरा सी लाल घमोरी क्या निकली। तुम लोग झट बोले, चेचक। किसी इल्जाम का सबूत न था। सबूत के लिए उसका बिंदु होना ही काफी था। बिंदु बड़ी होने लगी, साथ साथ तुम लोगों की नाराजगी भी बढ़ने लगी। जब लड़की को घर से निकालने की हर कोशिश नाकाम हुई, तब तुमने उसका ब्याह तय कर दिया। लड़के वाले लड़की देखने तक ना आए। तुम लोगों ने कहा ब्याह लड़के के घर से होगा, यही उनके घर का रिवाज है। सुनकर मेरा दिल कांप उठा। ब्याह के दिन तक बिंदु अपनी दीदी के पांव पकड़कर बोली, दीदी मुझे इस तरह मत निकालो, मैं तुम्हारी गौशाला में पड़ी रहूंगी, जो कहोगी सो करूंगी। बेसहारा लड़की सिसकती हुई मुझसे बोली, दीदी क्या मैं सचमुच अकेली हो गई हूँ? मैंने कहा, ना बिंदी ना, तुम्हारी जो भी दशा हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जेठानी दीदी की आंखों में आंसू थे, उन्हें रोककर वह बोली, बिंदिया याद रख, पति ही पत्नी का परमेश्वर है। 3 दिन हुए बिंदु के ब्याह को। सुबह गाय भैंस को देखने गौशाला में गई तो देखा एक कोने में पड़ी थी बिंदु। मुझे देखकर फफक कर रोने लगी। बिंदु ने कहा कि उसका पति पागल है। बेरहम सास और पागल पति से बचकर वह बड़ी मुश्किल से भागी। गुस्से और घृणा से मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं बोल उठी, इस तरह का धोखा भी भला कोई ब्याह है? तू मेरे पास ही रहेगी, देखो तुझे कौन ले जाता है। तुम सबको मुझ पर बहुत गुस्सा आया। सब कहने लगे बिंदु झूठ बोल रही है। कुछ ही देर में बिंदु के ससुराल वाले उसे लेने आ पहुंचे। मुझे अपमान से बचाने के लिए बिंदु खुद ही उन लोगों के सामने आ खड़ी हुई। वह लोग बिंदु को ले गए। मेरा दिल दर्द से चीख उठा। मैं बिंदु को रोक न सकी। मैं समझ गई कि चाहे बिंदु मर भी जाए, वह अब कभी हमारे शरण में नहीं आएगी। तभी मैंने सुना कि बड़ी बुआ जी जगन्नाथपुरी तीर्थ करने जाएंगे। मैंने कहा मैं भी साथ जाऊंगी। तुम सब यह सुनकर खुश हुए। मैंने अपने भाई शरद को बुला भेजा। उससे बोली, भाई अगले बुधवार को मैं पुरी जाऊंगी। जैसे भी हो बिंदु को भी उसी गाड़ी में बिठाना होगा। उसी दिन शाम को सरल लौट आया। उसका पीला चेहरा देखकर मेरे सीने पर सांप लौट गया। सांप लौट गया, ये मुहावरा है। मैंने सवाल किया, और इसके पहले तन बदन में आग लग जाना, ये भी जो है मुहावरा ही था। उसे राजी नहीं कर पाए, उसकी ज़रूरत नहीं। बिन्नू ने कल अपने आप को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। शरण ने उत्तर दिया, मैं स्तब्ध रह गई। मैं तीर्थ करने जगन्नाथपुरी आई हूँ। बिंदु को यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मेरे लिए यह जरूरी था। जिसे लोग दुख कष्ट कहते हैं, वह मेरे जीवन में नहीं था। तुम्हारे घर में खाने पीने की कमी कभी नहीं हुई। तुम्हारे बड़े भैया का चरित्र जैसा भी हो, तुम्हारे चरित्र में कोई खोट न था। मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अब मैं लौटकर तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। मैंने बिंदु को देखा। घर गृहस्थी में लिपटी औरत का परिचय मैं पा चुकी। अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारी चौखट लांघ चुकी। इस वक्त मैं अनंत नीले समुद्र के सामने खड़ी हूँ। तुम लोगों ने अपने रीति रिवाजों के पर्दे में मुझे बंद कर दिया था। न जाने कहाँ से बिंदु ने इस पर्दे के पीछे झांककर मुझे देख लिया, और उसी बिंदु की मौत ने हर पर्दा गिराकर मुझे आज़ाद किया। मंझली बहू खत्म हुई। क्या तुम सोच रहे हो कि मैं अब बिंदु की तरह मरने वाली हूँ? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ऐसा पुराना मजाक नहीं करूँगी।
मीराबाई भी मेरी तरह औरत थी। उसके बंधन भी कम नहीं थे। उनसे मुक्ति पाने के लिए उसे आत्महत्या तो नहीं करनी पड़ी। मुझे अपने आप पर भरोसा है, मैं जी सकती हूँ, मैं जीऊँगी। तुम लोगों के आश्रय से मुक्त। मृणाल, रविन्द्रनाथ टैगोर। मृणाल ये मंझली बहू का नाम है और रविन्द्रनाथ टैगोर इस कथा के लेखक हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के महान कथाकारों में से एक हैं। कविता, चित्रकला और संगीत की दुनिया में भी उनका अपना विशेष स्थान है। लिखने का अति सरल ढंग अपनाते हुए उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों जैसे किसानों और जमींदारों के विषय में लिखा। जातिवाद, भ्रष्टाचार और निर्धनता जैसी सामाजिक बुराइयां उनकी रचनाओं का अभिन्न अंग बनी रही। रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म सन 1861 ईस्वी में पश्चिमी बंगाल के एक धनी जमींदार परिवार में हुआ था। अपने लंबे लेखन काल में उन्होंने 90 से अधिक लघु कथाओं की रचना की। स्त्री का पत्र उन्हीं कथाओं में से एक है। सन 1941 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ: अवभगत, आदर सत्कार, पीहर, मायका, बाजूबंद, एक आभूषण जो बाह में पहना जाता है। नाकाम, असफल। जगन्नाथपुरी उड़ीसा राज्य में है, जो हिंदुओं के मान्य चारों धाम में से एक है। अभ्यास प्रश्न बाद में करेंगे। पहले अब हम इसमें जो विशेष हैं उसके संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या देख लेते हैं। जिसे लोग दुख, कष्ट कहते हैं वह मेरे जीवन में यहाँ से यहाँ तक ये जो है आए दिन व्याख्या के लिए दे दिया जाता है। तो इस बात को देख लें, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक। तो ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक। संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ से पहले संकेत लिखेंगे। संकेत में लिखेंगे जिसे लोग, फिर डांट डांट करते हुए खड़ी हूँ। अब इसमें अगर जैसे हमें ये तो संकेत हो गया। संकेत के बाद लिखते हैं संदर्भ। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश या गद्य खंड या गद्य अवतरण जो भी लिखें। हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के एक स्त्री का पत्र नामक पाठ से उद्धृत किया गया है। इसके लेखक श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर जी हैं। यह उनकी लघु कथाओं में से एक है। अब फिर हेडिंग डालेंगे प्रसंग। प्रसंग में लिखेंगे लेखक ने घर गृहस्थी के बंधन, रीति रिवाजों का वर्णन करते हुए एक सुंदर बुद्धिमती स्त्री का मार्मिक रूप से चित्रण किया है। अब व्याख्या हेडिंग डालेंगे। व्याख्या में लिखेंगे मंझली बहू सुंदर और बुद्धिमती थी। घर गृहस्थी को रीति रिवाजों के बंधनों में बंधकर निर्वाह करती हुई वह जीवन व्यतीत कर रही थी। बिंदु अनाथ लड़की ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली। घर परिवार की आंतरिक परेशानियों से ऊबकर मंझली बहू तीर्थ करने आ गई। दो कष्ट जो उसने उठाए उन्हें छिपा रही थी, क्योंकि वह बुद्धिमती थी। उसके घर में परिश्रमी होने से कोई कमी नहीं थी। पति अच्छा था, लेकिन जेठ का चरित्र कुछ और तरह का था। बिंदु को मंझली बहू अनाथ होने के कारण बहुत प्यार करती थी। उसकी आत्महत्या के लिए समाज जिम्मेदार था। मंझली बहू इससे विरक्त हो गई। अब उसने गृहस्थी में न जाने का निश्चय कर लिया। उसे गृहस्थी में लिपटी औरत का पूर्ण परिचय मिल चुका था, जिसकी इस विरक्ति की दशा में कोई
जरूरत उसने अनुभव ना की। अब ये तो व्याख्या के लिए अंश था, व्याख्या हुई इस पैराग्राफ का। इस पाठ का सारांश देख लेते हैं। यह मृणाल परिवार की मंझली बहू का लिखा पत्र है। वह सुंदर थी और बुद्धि में तेज थी। वह छिपकर साधारण सी कविताएं लिखती थी जो रीति रिवाज के बंधनों से मुक्त होती थी। वह 12 साल की आयु में बहू बनकर आई और शादी को 15 साल हो गए थे। अपनी नन्ही बेटी के मर जाने से वह माँ कहलाने का सुख न पा सकी थी। ससुराल के घर का माहौल रूखा और घुटन भरा था। उसे गाय भैंस की सानी पानी में जीवन बिताना ही पसंद था। जेठानी की छोटी बहन माँ के मरने पर, अनाथ होने पर बहन के पास आ गई, लेकिन उस असुंदर गरीब अनाथ लड़की के साथ रूखा व्यवहार देखकर मंझली बहू अर्थात मृणाल ने उसे अपने पास रख लिया। बिंदु मंझली बहू से बहुत प्यार करती थी। परिवार वालों को जलन होती थी। अनाथ बिंदु पर चोरी और चेचक हो जाने के दोष लगाए गए। अंत में एक पागल लड़के से उसकी शादी कर दी गई। बेरहम सास और पागल पति से छुटकारा पाकर बिंदु गौशाला में आकर मंझली बहू को सोती मिली। असलियत मालूम होने पर मंझली बहू ने उसे प्यार दिया और ढाढ़स बंधाया, लेकिन घर वालों ने उसे झूठा बताया और ससुराल वालों के दोबारा आने पर उसे फिर ससुराल भेज दिया। मंझली बहू बिंदु को ना रोक सकी। मंझली बहू जगन्नाथपुरी तीर्थ करने गई। अपने भाई शरद को तीर्थ के लिए बिंदु को लाने भेजा। उसने बताया कि बिंदु ने आत्महत्या कर ली। यह सुनकर मंझली बहू विरक्त हो गई और वापस अपनी गृहस्थी में नहीं लौटी। उसने मीराबाई की तरह सारे बंधन तोड़कर अपने भरोसे विरक्त जीवन बिताने का निश्चय किया। यह था घर वालों के आश्रय से मुक्ति एक स्त्री मृणाल मंझली बहू का पत्र। अब प्रश्न और अभ्यास देख लेते हैं। प्रश्न अभ्यास। कुछ करने को, वैसे इसमें हमें कुछ करना नहीं है, सब आप ही लोगों को करना है, लेकिन आइए देखते चलते हैं। नंबर 1, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। एक प्रश्न ये भी यहाँ बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो इस बात को आपको याद रखना होगा कि 8 मार्च को मनाया जाता है। एक प्रश्न तो ऐसे ही आपको तैयार हो गया। इस अवसर पर आपके आसपास कोई आयोजन हो तो उसमें शामिल होकर देखिए कि वहाँ क्या क्या कार्यक्रम होते हैं। उन कार्यक्रमों की संक्षिप्त रिपोर्ट बनाकर कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। तो ये अभी किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने लायक नहीं है, क्योंकि कोरोना के मरीजों की संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है कि जब ये स्थितियां समाप्त हो जाएं तो अपने आसपास के कार्यक्रमों में ज़रूर सहभागी बनिए और उसे प्रस्तुत करिएगा कक्षा में, लेकिन अभी नहीं। एक प्रश्न आपका ये यहाँ से कभी भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। नंबर 2, अपने क्षेत्र की किसी सफल नारी का साक्षात्कार लेकर जानिए कि किन गुणों के कारण उसे जीवन में सफलता मिली। ये भी साक्षात्कार लीजिएगा ज़रूर, लेकिन अभी नहीं। और उनके गुणों के बारे में जानिए और बहुत सारी चीज़ें जानिए, बहुत सारे लोगों का साक्षात्कार लीजिए, लेकिन अभी नहीं। नंबर 3 है, महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में दहेज, हत्या, मारपीट, छेड़छाड़, बलात्कार, अपहरण आदि के लिए भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में कैद, जुर्माना या दोनों के साथ साथ कठोर कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक की सजाएं निर्धारित की गई हैं। इस विषय में अपने शिक्षक शिक्षिका से
और जानकारी प्राप्त करें और उस जानकारी के आधार पर महिलाओं के साथ होने वाले अपराध और उनके लिए निर्धारित दंड का पोस्टर बनाकर सार्वजनिक स्थानों पर लगाइए। तो अभी कहीं पोस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है और इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बताना भी संभव नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जुर्माना और दंड के बारे में जब हम आप लोग जो है आमने सामने होंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के बारे में भी बात करेंगे। जुर्माना और उसके साथ साथ कठोर कारावास और आजीवन कारावास से संबंधित सजाओं के बारे में बात किया जाएगा। और बाकी तब तक अपने गार्जियन, अपने अभिभावक से इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी एकत्र करते रहिए। अब आगे बढ़ते हैं। विचार और कल्पना। नंबर 1, नारी सम्मान एवं उसकी सुरक्षा विषय पर कक्षा में चर्चा करके एक सुझाव पत्र तैयार कीजिए तथा अपनी कक्षा में टांग दीजिए। हाँ, ये प्रश्न बहुत बढ़िया रहा है। हाँ, अभी ये सारी चीज़ें जो है चर्चा तो बाद में होगी और चर्चा अपने कक्षा में करने के बजाय हाँ अपने घर में अपने छोटे बड़े भाई बहन के साथ या भैया भाभी, मम्मी पापा के साथ, दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ शेयर करिए, चर्चा करिए और आगे बढ़ते रहिए। और कक्षा में तब टांगिएगा जब कक्षाएं खुलेंगी। कक्षाएं कब खुलेंगी ये कुछ निर्धारित या निश्चित नहीं है। नंबर 2, बालिकाओं के शिक्षा और उनके अधिकार की रक्षा के लिए आप अपने स्तर पर अपने परिवार में क्या क्या करना चाहेंगे, एक सूची तैयार कीजिए। जो कुछ आप करना चाहते हैं वो करिएगा, तैयार करिएगा। अब वो देखिए नंबर 3 है, प्रस्तुत पाठ पत्र शैली में है। आप भी पत्र लिखिए। आपको भी पत्र लिखना है और किसके किसके लिए पत्र लिखना है, आपको 2 पत्र लिखना है। देखिए, अपनी माता के नाम जिसमें घरेलू समस्याओं का जिक्र हो, ये आपने माता के लिए पत्र लिखिए, प्रयास करिएगा, लिख लेंगे आप। और खा है अपने शिक्षक शिक्षिका को जिसमें विद्यालय को स्वच्छ सुंदर बनाने के तरीकों पर चर्चा हो। तो ये दोनों पत्र लिखने का प्रयास करिएगा, लिखिएगा। जो भी आप लोगों से बने फिर बाद में देखा जाएगा, बताया जाएगा, समझाया जाएगा। वैसे जब हम व्याकरण पढ़ाने लगेंगे, ग्रामर पढ़ाने लगेंगे तो उसमें पत्र लेखन जरूर पढ़ाएंगे, बताएंगे। लेकिन ये पत्र जो आप और ये पिछली कक्षाओं में आपको पत्र लेखन पढ़ाया भी जा चुका है, फिर उसी के आधार पर आप इन दोनों पत्रों को लिखिएगा भी, क्योंकि आपको बहुत सारे पत्र पढ़ाए भी जा चुके हैं। अब नंबर 4 है, समाचार पत्रों में नारी शोषण की विभिन्न घटनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। दहेज प्रथा भी एक ऐसी कुरीति है जिससे नारी शोषण होता है। दहेज प्रथा उचित है अथवा अनुचित, इस बारे में अपने विचार लिखिए, इस पर भी लिखिए और नारी शोषण को मुक्त कराइए, नारी को शोषण से मुक्त कराइए। नारी को किस प्रकार से शोषण से बचाया जा सकता है, इस पर भी अपने विचार लिखिए। अब पत्र से यानी जो यहाँ अभ्यास दिया गया है इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। आइए इससे संबंधित प्रश्नों पर विचार कर लेते हैं। बिंदु को लेकर मंझली बहू के घर वाले क्यों चिंतित हो उठे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बिंदु एक अनाथ लड़की थी। घर वाले उसके साथ रूखा व्यवहार करते थे और उसे अपने लिए बोझ समझते थे, इसलिए बिंदु को लेकर मंझली बहू बहुत चिंतित हो उठी थी। बिंदु को लेकर मंझली बहू के घर वाले इसलिए चिंतित हो उठे थे। नंबर 2 है, बिंदु का विवाह तय करते समय क्या धोखा किया गया? बिंदु का विवाह धोखे से पागल लड़के के साथ करा दिया गया था। नंबर 3, बिंदु का दोबारा बलात् ससुराल भेजने का क्या परिणाम निकला? बिंदु को दोबारा बलात् ससुराल भेजने का परिणाम यह निकला कि बिंदु ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली। नंबर 4, मंझली बहू ने पत्र के अंत में क्या निश्चय किया?
मंझली बहू ने पत्र के अंत में मीरा बाई की तरह सारे बंधन तोड़कर विरक्त जीवन जीने का निश्चय व्यक्त किया। नंबर 5, कथन के भाव स्पष्ट कीजिए। कविताएं थी तो मामूली, लेकिन उनमें मेरी आवाज़ थी। अब इसका भाव देखें। कविताओं में गृहस्थ के रीति रिवाज के विरुद्ध आंतरिक विचार प्रकट होते थे। खा, माँ बनने का दर्द मैंने उठाया, पर माँ कहलाने का सुख न पा सके। मंझली बहू के नन्हे बच्चे बचपन में ही मर गई थे, जिसके कारण वह माँ तो बनी, लेकिन माँ कहलाने का सुख नहीं पा सकी। मैं तुम्हारी चौखट, ये चौखट होना चाहिए था, चौखट लिख दिया गया है, गलत छप गया है। मैं तुम्हारी चौखट लांघ चुकी हूँ। मंझली बहू घर छोड़कर तीर्थ करने चली गई थी। घा, मुझे अपने आप पर भरोसा है, मैं जी सकती हूँ, मैं जीऊँगी। इसका भाव हुआ, मंझली बहू ने विरक्त होकर जीवन बिताने का निश्चय किया, क्योंकि गृहस्थी के झमेलों ने उसे झकझोर कर रख दिया था। भाषा की बात। दिए गए मुहावरों के अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। का, चैन की सांस लेना, आराम अनुभव करना। वाक्य प्रयोग। बिंदु को मंझली बहू के पास भेजकर जेठानी ने चैन की सांस ली। खाए, फूटी आँख न सुहाना, अच्छा न लगना। वाक्य प्रयोग। मंझली बहू को बिंदु के प्रति प्यार, घर वालों को फूटी आँख न सुहाता था। गा है, सीने पर सांप लौटना, बहुत दुख अनुभव करना। वाक्य प्रयोग। बिंदु की आत्महत्या की खबर सुनकर मंझली बहू के सीने पर सांप लौटने लगा। दूसरा, दूर शब्द का अर्थ होता है जो निकट न हो, परंतु इसी दूर शब्द के पहले सु उपसर्ग जुड़कर नया शब्द बनता है, सुदूर, जिसका अर्थ होता है जो बहुत दूर हो। इसी प्रकार सु उपसर्ग जोड़कर 4 अन्य शब्द बनाइए। कुमार, सु उपसर्ग लगा देंगे तो हो गया सुकुमार। प्रसिद्ध, सु उपसर्ग लगा देंगे तो हो गया सुप्रसिद्ध। गम में सु उपसर्ग लगा देंगे तो सुगम हो जाएगा। लव में सु उपसर्ग लगा देंगे तो सुलभ हो जाएगा। नंबर 3, आज 15 साल हुए हमारे ब्याह को, मुझे 12वां साल लगा था। ऊपर के वाक्यों में आए 15 और 12वां शब्द को देखिए। दोनों शब्द साल की विशेषता बता रहे हैं। दोनों शब्द संख्यावाची विशेषण है। एक गणबोधक है, दूसरा क्रमबोधक। 2 अन्य संख्यावाची विशेषण शब्द लिखकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 21 लेते हैं। लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। दूसरा ही ले लेते हैं। गीता का दूसरा अध्याय शिक्षा योग है। श्री रविन्द्रनाथ टैगोर को सन 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। राधे राधे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबा देने से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाती है और मेरी वीडियो आप सबसे पहले देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।